नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में और इसके बारे में हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। और इसमें अब आगे हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता के बारे में, यानी मीडिएशन के बारे में। और इसको बहुत ध्यान से देखें और एक ही बार में आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया के शुरू होने पर मध्यस्थ दलों को सुनिश्चित करेगा और उनके काउंसिल मौजूद होने चाहिए। शुरुआती बयान में वह अपनी नियुक्ति के बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत करता है और घोषणा करता है कि उसका दोनों पक्षों में कोई संबंध नहीं है और विवाद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त सत्र में वह सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है, इस तथ्य को समझाता है कि विवाद के बारे में मुद्दों को दोनों पक्षों को अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है और बिना किसी रुकावट के अपना दृष्टिकोण सामने रखता है। इस सत्र के मध्यस्थ संचार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए पार्टियों द्वारा व्यवधान और प्रकोपों को प्रबंधित करने की कोशिश करता है। फिर अगला एक अलग सत्र है जहां वह एक गहरे स्तर पर विवाद को समझाने या समझने की कोशिश करता है। दोनों पक्षों को अलग अलग विश्वास में लेकर विशिष्ट जानकारी एकत्र करता है, मध्यस्थ तथ्यों पर अक्सर सवाल पूछता है और अपने संबंधित मामलों की पार्टियों को ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मध्यस्थ समाधान के लिए मुद्दों को तैयार करता है और निपटान के लिए विकल्प तैयार करना शुरू करता है। मध्यस्थ में बातचीत के माध्यम से किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफलता के बारे में मध्यस्थ विभिन्न रियलिटी चेक तकनीक का उपयोग करता है, जैसे वार्ता के लिए सर्वोत्तम विकल्प। यह दोनों पार्टियों के साथ आने या मन में आने का सर्वोत्तम संभव परिणाम है। इसकी उपयुक्त स्थिति जैसा कि प्रत्येक पक्ष अपने सबसे अनुकूल परिदृश्य के बारे में सोचता है। वार्ता समझौता के लिए सबसे अधिक वैकल्पिक क्या है, इसको समझते हैं। एक सफल वार्ता के लिए परिणाम हमेशा मध्य में रहता है। मध्यस्थ दोनों पक्षों द्वारा विचार करने के बाद सबसे अधिक संभावित परिणाम सामने आता है और यह परिणाम हमेशा मध्य में नहीं होता, लेकिन बातचीत की स्थिति के आधार पर केंद्र को थोड़ा दायां बायां होता है। देखिए, वार्ता के लिए सबसे खराब विकल्प कौन सा है? बातचीत के दौरान क्या हो सकता है? यह पार्टी के लिए सबसे बुरा संभव परिणाम है। यह मध्यस्थता विशेष रूप से मुकदमेबाजी के बाहर विकल्प की जांच करने के लिए पार्टियों और मध्यस्थ के लिए सहायक हो सकता है और समझौते तक पहुंचने में विफल होने के परिणामों पर चर्चा करता है, जैसे पार्टियों के संबंधों पर प्रभाव या पार्टी के व्यवसाय पर प्रभाव। सबसे खराब और संभावित परिणामों पर विचार करता है और चर्चा करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यह हमेशा लोगों को सबसे अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। मध्यस्थ पक्षों में मुकदमेबाजी के संभावित परिणाम के बारे में पार्टियों के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करता है। मध्यस्थ के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के साथ काम करना भी मददगार होता है और ताकि मुकदमेबाजी के माध्यम से विवाद का सबसे अच्छा, सबसे खराब और सबसे संभावित परिणाम का उचित समझ में आ सके, क्योंकि इससे पार्टियों की वास्तविकता को स्वीकार करने और यथार्थवादी तार्किक तैयार करने में मदद मिलेगी। व्यवहारिक प्रस्ताव। अब हम बात करते हैं समझौता। ठीक है, सुलह मध्यस्थता का एक रूप है, लेकिन यह प्रकृति में कम औपचारिक है। यह पार्टियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संकल्प को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है, जिससे विवाद के पक्षकार सुलहकर्ता का उपयोग करते हैं, जो अपने विवाद को निपटाने के लिए अलग से पार्टियों के साथ मिलते हैं। कंसीलर पार्टियों के बीच तनाव को कम करने के लिए अलग से मिलते हैं, संचार में सुधार करते हैं, बातचीत के निपटान के बारे में लाने के लिए मुद्दे की व्याख्या करते हैं। पूर्ण समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पार्टी पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि जो सुलह के लिए इच्छुक नहीं है। यह उस तरह से मध्यस्थता से अलग होती है, समझौता है। ठीक, दरअसल विवाद उत्पन्न होने से पहले पार्टियों के लिए सुलह समझौते में प्रवेश करना संभव नहीं है। यह पंचांग यानी आवास और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 62 में स्पष्ट रूप से जो प्रावधान प्रदान करता है। देखिए, सुलह शुरू करने वाली पार्टी दूसरे पक्ष को इस हिस्से के तहत सुलह करने के लिए लिखित निमंत्रण देगी, विवाद के विषय की संक्षिप्त रूप से पहचान करेगी। सुलह की कार्यवाही तब शुरू होगी जब अन्य पार्टी सहमति पत्र लिखने का निमंत्रण स्वीकार कर लेगी। यदि दूसरा निमंत्रण अस्वीकार करता है तो कोई सुलह कार्यवाही नहीं होगी। देखिए, इस प्रावधान में हमने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुलह समझौते को विवाद होने के बाद दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन पहले नहीं। पार्टियों को भी सुलह
प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है जबकि मध्यस्थ कार्यवाही चल रही है, सेक्शन 30 में कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं लोक अदालत। लोक अदालत को पीपुल्स कोर्ट कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता एक बैठे या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या कानूनी पेशे के सदस्य अध्यक्ष के रूप में करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ इस तरह के क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए नियमित अंतराल पर लोक अदालत आयोजित करता है। कोई भी मामला जो नियमित अदालत में लंबित है या कोई भी विवाद जो कानून की किसी भी अदालत के सामने नहीं लाया गया है, उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है। कोर्ट अदालत शुल्क और कठोर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है और जो प्रक्रिया को तेज करता है। यदि कोई भी मामला लोक अदालत में भेजा गया है और बाद में सुलझा लिया गया है तो मूल रूप से अदालत में अदा की गई फीस का भुगतान तब किया जाता है जब याचिका दायर की जाती है, जिसे पार्टियों को वापस कर दिया जाता है। तो देखिए, पार्टी न्यायाधीश के साथ सीधे बातचीत में है, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है। यह दोनों पक्षों पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष नियमित अदालत में लंबे समय से लंबित मामलों पर सहमत होते हैं तो उन्हें लोक अदालत में हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मामलों को तय करने वाले व्यक्तियों की केवल वैधानिक सुलहकर्ताओं की भूमिका होती है। वे केवल लोक अदालत में नियमित अदालत के बाहर विवाद निपटाने के लिए पक्ष में आने के लिए राजी कर सकते हैं। कानूनी सेवाओं और अधिकारियों राज्य या जिला के रूप में मामला प्री लिटिगेशन स्टेज पर किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त करने पर हो सकता है। लोक अदालत में ऐसे मामले को संदर्भित किया जा सकता है या कर सकते हैं, जिसके लिए फिर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा। गैर कंपाउंडेबल अपराधों के मामले से निपटने के लिए लोक अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसको ध्यान से सुना कि ये कह रहा है कि गैर कंपाउंडेबल अपराधों के मामलों से निपटने के लिए लोक अदालत के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आज हमने ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का लगभग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे।